उर्मिला एक बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उर्मिला ने बहुत ही उच्च स्तरीय पढ़ाई कर रखी थी और वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी में एक अच्छी पद पर जॉब भी करने लगी थी। तो एक दिन उर्मिला की माँ ने उसके पापा से कहा कि बेटी अब सयानी हो गई है, तो जल्दी से उसके हाथ पीले कर दिए जाएं। उर्मिला के पापा ने उसकी माँ की बातों पर सहमति जताते हुए कहा कि ठीक है, उर्मिला की कुंडली ले आओ, मैं उसके लिए अच्छा सा एक लड़का ढूंढता हूँ। अगले दिन उर्मिला के पापा ने उसकी कुंडली एक पंडित को दिखाई तो पता चला कि उर्मिला तो मंगली है और उसकी शादी किसी मंगली लड़के से ही हो सकती है। पंडित जी की बातें सुनकर उर्मिला के माता पिता सकते में आ जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं कि अब मंगली लड़का कहाँ से ढूंढा जाए जो हमारी बेटी उर्मिला के लायक हो और उसे खुश रख सके। लगभग 1.5 साल तक उर्मिला के घर वाले उसके लिए एक के बाद एक लड़का देखते रहे, पर कोई भी लड़का उर्मिला के लिए फिट ही नहीं बैठ रहा था। तो उन सब ने एक दिन अखबार में उर्मिला की शादी के लिए इश्तिहार निकाल दिया। फिर क्या था, इश्तिहार पढ़ते ही उर्मिला के घर में शादी के लिए लड़कों की लंबी लाइन लग जाती है। पर कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद भी उर्मिला के लिए कोई वाजिब लड़का नहीं मिला। अब उर्मिला और उसके माता पिता सभी उदास हो गए थे। उर्मिला भी अपने कमरे में जाकर तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगती है। वो सोचती है, हे भगवान, तुम क्यों मुझसे नाराज हो? मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा को कितना ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। प्लीज़ हमारी मदद करो भगवान। तभी कुछ दिनों बाद घर की घंटी बजती है। माँ जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है एक खूबसूरत सा लड़का और एक लड़की दरवाजे पर खड़े हैं। देखने में तो दोनों बहुत ही पढ़े लिखे और रईस लग रहे थे। उर्मिला की माँ दोनों से पूछती है, जी बताइए, मैंने आप दोनों को पहचाना नहीं। तो लड़की बोलती है, नमस्ते आंटी, आपने पेपर में अपनी बेटी की शादी के लिए इश्तिहार दिया था तो हम लड़की देखने आए थे। ये सुनकर माँ बहुत खुश हो जाती है और दोनों को घर के अंदर ले आती है। दोनों लोगों को नाश्ता कराते कराते उर्मिला की माँ लड़के से पूछती है, आप क्या करते हैं भैया? तो लड़का बताता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। उर्मिला की माँ को रिश्ता बेहद पसंद आता है क्योंकि लड़के के माँ बाप नहीं थे, सिर्फ वो और उसकी बहन ही रहते थे। लड़के का घर भी खुद का था। तो उर्मिला की माँ ने सोचा कि इससे ज़्यादा अच्छा रिश्ता हमें नहीं मिल सकता। तभी कुछ देर में उर्मिला के पापा आ जाते हैं तो उर्मिला की माँ उन्हें सारा वाकया बताती है। तो उसके पापा को भी लड़का बहुत पसंद आता है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी तय हो जाती है। और लगभग 3 महीने बाद पंडित जी से अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर उर्मिला और प्रदीप की शादी हो जाती है। और अगले दिन उर्मिला अपने घर से विदा होकर अपने नए घर के लिए निकल जाती है। पर उसके माँ बाप को क्या पता था कि वो दोनों अपनी बेटी को विदा नहीं कर रहे, बल्कि अपनी बेटी की ज़िंदगी ऐसे वहशी जानवर के हाथों में सौंप रहे हैं जो उस बेचारी की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगा। खैर, अपनी शादी की पहली रात जब दुल्हन के भेष में सजी धजी और आंखों में बहुत सारे अरमान लिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए उर्मिला अपने कमरे में बैठकर अपने पति प्रदीप के आने का इंतजार कर रही होती है, तो उसे क्या पता था कि उसका ये इंतजार कभी खत्म ही नहीं होगा। उर्मिला की इंतजार की घड़ी अपनी धीमी रफ्तार से बढ़ती ही जा रही थी और रात के करीब 2 बजे जब उर्मिला के सब्र का बांध टूट जाता है तो वो बाहर निकलती है। चारों ओर रात का सन्नाटा था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बाहर वाले बरामदे तक आ जाती है। तभी उसे बाहर बने एक कमरे में से कुछ आहट सुनाई देती है। वो कमरा उसकी ननद रेनू का था। उर्मिला धीरे धीरे रेनू के कमरे तक पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पति की चप्पल रेनू के कमरे के बाहर रखी है। उर्मिला समझ जाती है कि हो ना हो प्रदीप अंदर ही है, वो भी उसकी ननद के साथ। वो इस असमंजस में पड़ जाती है कि इतनी रात गए मेरे पति अपनी बहन के कमरे में क्या कर रहे हैं, और ये आवाज़ें जो आज की रात मेरे कमरे से आनी चाहिए वो यहाँ से कैसे आ रही हैं। उर्मिला के मन में कई सारे सवालों का समंदर उमड़ उठता है। उर्मिला उस घर की नई दुल्हन थी, तो बेचारी कहती भी तो क्या और करती भी तो क्या। वो पशुपेश में पड़ गई कि कहीं जो वो सुन रही है वो गलत तो नहीं है। उसने अपने कदम वापस से अपने कमरे की ओर मोड़ दिए और उदास होकर मन में हजारों बुरे सवाल लेकर लेट गई और खुली आंखों से कुछ सोचने लगी और सोचते सोचते रोने लगी। उर्मिला को नींद ने कब अपनी आगोश में ले लिया उसे पता ही नहीं चला।
और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि प्रदीप तैयार होकर हाथ में चाय का कप लेकर उसके पास आके गुड मॉर्निंग कर रहा है। उर्मिला उसे आश्चर्य भरी निगाहों से देखती हुई धीरे से गुड मॉर्निंग कहती है। तभी प्रदीप कहता है, कल रात तुम बहुत थक गई थी, ये लो चाय पी लो। और वो उर्मिला पर अपना बेशुमार प्यार बरसाने लगता है, मानो जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो और इस संसार का सबसे अच्छा पति वही हो। एक तरफ उर्मिला पिछली रात का दर्द भूल नहीं पा रही थी और दूसरी तरफ प्रदीप का इतना प्यार देखकर वो पिछली रात की घटना को स्वीकार भी नहीं कर पा रही थी। प्रदीप उर्मिला को बहुत प्यार कर रहा था। उसके सर पर हाथ रख के उसे हिला हिला के खेल रहा था, उसके गालों को पकड़ के उसे प्यार कर रहा था और कह रहा था कि तुम कितनी प्यारी हो, कितनी खूबसूरत हो तुम, वगैरह वगैरह। उर्मिला का दिमाग अपने पति के इस व्यवहार से पूरी तरीके से चकरा गया था। प्रदीप ने उर्मिला से कहा, जाओ तुम नहा धो के फ्रेश हो जाओ, मैंने बहुत अच्छा नाश्ता मंगाया है, आता ही होगा, हम सब मिल के नाश्ता करेंगे, ओके। अब उर्मिला के सामने फिर से नए सवाल खड़े हो गए थे। वो प्रदीप की हरकतों से कंफ्यूज होती जा रही थी। जो उसने कल देखा था वो उसे सच माने या फिर प्रदीप के इस प्यार को। खैर, उर्मिला नहाने चली जाती है और जब वो वॉशरूम से निकलती है तो टेबल पर पहले से बैठे प्रदीप और रेनू को साथ में नाश्ता करते हुए देख लेती है। तभी प्रदीप की नज़र उर्मिला पर पड़ती है। वो कहता है, तुमने इतनी देर कर दी आने में, तो हमने खाना शुरू कर दिया। भाई मुझे तो बहुत तेज भूख लगी थी, आओ तुम भी नाश्ता कर लो। कई साल पहले प्रदीप के माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और इतने बड़े घर में अब बस प्रदीप, उसकी बहन रेनू और उसकी पत्नी उर्मिला ही थे। शादी के बाद सभी रिश्तेदार लगभग चले ही गए थे। कुछ देर बाद नाश्ता करके प्रदीप उर्मिला और रेनू को बाय करके अपने ऑफिस चला जाता है और घर में रेनू और उर्मिला ही बचते हैं। रेनू थी तो उर्मिला की छोटी नंद, पर पुरानी फिल्मों की किसी क्रूर सास से कम नहीं थी। वो हर वक्त छोटी छोटी बातों पर उर्मिला को डांटती थी और उसके हर काम, हर खाने में कमी निकालती थी। वो उर्मिला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक शाम जब प्रदीप ऑफिस से घर आता है और अपने जूते उतार के उर्मिला के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि उर्मिला तकिए में अपना मुंह छिपाकर रो रही है। वो घबरा कर उर्मिला से पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो उर्मिला रोते हुए प्रदीप को बताती है कि मैं इतना काम करती हूँ, रेनू की हर सुख सुविधा का पूरा ध्यान भी रखती हूँ और उसके कपड़े भी मैं ही धोती हूँ, घर का सारा काम भी मैं टाइम से निपटा लेती हूँ, दिन भर उसके मन की चीज़ बना बना के उसे खिलाती रहती हूँ और वो सारा दिन कमरे में एसी चलाकर टीवी देखती रहती है और हर वक्त मुझे डांटती रहती है, गंदे गंदे ताने मारती रहती है, मुझे छोटी छोटी बातों में जलील करती रहती है कि तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। रेनू मेरी छोटी नंद है, पर हमेशा एक बुरी सास की तरह मुझ पर हुक्म चलाती रहती है। तो प्रदीप उर्मिला का हाथ पकड़कर उसे बड़े प्यार से समझाता है कि मम्मी पापा के बाद रेनू घर पर अकेली हो गई है और सारे घर की जिम्मेदारी उसी की है। साफ सफाई से लेकर घर पर कौन सा सामान आना चाहिए, कौन सा नहीं, सब वही देखती थी। मैं भी शुरू से अपनी सारी तनख्वाह उसे ही दे दिया करता हूँ। घर से लेकर रिश्तेदारों तक की लेनी देनी का सारा जिम्मा रेनू का ही होता है, इसीलिए वो कुछ कुछ चिड़चिड़ी हो गई है। तुम उसकी बातों का बुरा मत माना करो, तुम बस अपना काम करो, ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी। प्रदीप उर्मिला के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोलता है। खैर, शाम को सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में आ जाते हैं और प्रदीप और उर्मिला साथ में ही लेट जाते हैं और बातें करने लगते हैं। आज उर्मिला को लगने लगता है कि पिछली रात उसने जो देखा वो उसकी गलतफहमी थी, पर तभी कुछ देर बाद प्रदीप के फ़ोन की घंटी बजती है और वो ऑफिस का कोई ज़रूरी कॉल है कहकर कमरे से बाहर निकल आता है और घंटों बाहर बैठकर बात करता रहता है। इधर उर्मिला फिर से प्रदीप के लौटने का इंतज़ार करने लगती है और उसका वो इंतज़ार कब उसके आंसुओं में बदलकर उसकी नींद में तब्दील हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। दिन यूं ही बीतते गए और उर्मिला एक अधूरी दुल्हन की तरह अपने सारे अरमान अपने सीने में दबाए रही। शादी के लगभग 4 महीने बाद भी ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और उर्मिला की हर रात बिस्तर पर अकेले रोते रोते और अपने पति के प्यार के लिए तरसते हुए गुजरती। लेकिन बेचारी उर्मिला किसी से कहे भी तो क्या, और कौन था ही जो उसकी सुनता। विदा होते समय माँ ने भी उसे यही सीख दी थी
कि शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है और मायका तो बस नाम का रह जाता है। वो अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी और यहाँ प्रदीप अपनी बहन रेनू के साथ अपने पवित्र रिश्ते को ताक पर रख के अपनी रातें रंगीन करता रहा और सुबह उठकर हमेशा की तरह उर्मिला को झूठा प्यार जताता रहा। उर्मिला के सर से पानी ऊपर जा चुका था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ के रहूंगी। एक रात उर्मिला जल्दी लेट गई और सोने का नाटक करने लगी और जब कुछ देर बाद प्रदीप को लगा कि उर्मिला गहरी नींद में है तो वो चुपके से दबे पांव अपनी बहन रेनू के कमरे की ओर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद उर्मिला भी धीरे से रेनू के कमरे के बाहर खड़ी होकर दरवाजे पर कान लगा के दोनों की बातें सुनने लगती है और फिर दरवाजे की झिरी के पास मोबाइल रख के उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। उर्मिला उनकी बातें रिकॉर्ड करके धीरे से अपने कमरे में आ जाती है। वो बेड पर बैठकर जैसे ही रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उस रिकॉर्डिंग में प्रदीप अपनी बहन रेनू से कह रहा था कि अब छुप छुप कर मिलना बहुत हुआ, हमें जो मिलना था वो मिल गया है, अब हम उर्मिला को अपने रास्ते से हटा देते हैं। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उर्मिला पसीना पसीना हो जाती है और थर थर कांपने लगती है। भाई बहन का इतना घिनौना रिश्ता जो उसकी जान लेने पर तुले थे। दरअसल सच्चाई ये थी कि प्रदीप ने उर्मिला से शादी इसीलिए की थी क्योंकि उर्मिला के नाम पर उसके पापा ने 5 करोड़ की वसीयत लिख दी थी जो उर्मिला के बाद स्वतः ही उसके पति की हो जाती। अपने पति की इतनी गिरी हुई और घटिया सोच देखकर उर्मिला दंग रह गई थी। उसकी आंखों से झरझर करके आंसू बह रहे थे। उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उर्मिला अचानक से बेड से उठती है और अपने आंसू पोंछकर ये फैसला कर लेती है कि वो प्रदीप और रेनू की सच्चाई इस दुनिया के सामने ला कर रहेगी और उन्हें सबक सिखा के रहेगी। तो वो तुरंत कपड़े चेंज करके रात के 1:30 बजे ही अपनी गाड़ी निकाल के पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वो रिकॉर्डिंग पुलिस को सुना देती है। पुलिस कहती है कि आप सुबह आइएगा, सुबह कार्रवाई करेंगे, अभी आप घर जाइए। पर वो पुलिस से कहती है कि मैं अब घर नहीं जाऊंगी, वो लोग मुझे कभी भी मार सकते हैं। पुलिस की ढीला हवाली देखकर उर्मिला ने तुरंत ही वहां के एसपी को फ़ोन कर दिया और अपनी सारी कहानी उन्हें बता दी। एसपी ने न सिर्फ थाने पर फ़ोन करके उर्मिला को सिक्योरिटी दिलवाई बल्कि रात ही में प्रदीप और रेनू को गिरफ्तार भी करवा लिया। पुलिस के डंडे पड़ने के बाद प्रदीप ने सब सच उगल दिया कि रेनू उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी पत्नी है और वो दोनों पहले इसी तरह शहर की बड़ी और मालदार लड़कियों को ढूंढते हैं। फिर प्रदीप उनसे शादी कर लेता है क्योंकि प्रदीप काफ़ी फिट और दिखने में हैंडसम भी था और कुछ दिन बाद दोनों मिलकर उस लड़की को मार देते हैं जिससे लड़की की मौत के बाद लड़की की पॉलिसी के पैसे, उसके जेवरात, उसकी वसीयत सब प्रदीप की हो जाती थी, जिस पर प्रदीप और रेनू दोनों मिलकर अय्याशी करते थे। पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तो प्रदीप ने बताया कि लड़की के कत्ल के बाद वो दोनों लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके शहर के गटरों में डाल देते थे और थाने में उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते थे ताकि उन पर कोई शक न जाए। इसीलिए आज तक पुलिस को उन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अभी तक वो दोनों 6 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। इस बार भी वो उर्मिला को मारने ही वाले थे पर उर्मिला की सूझबूझ और होशियारी से उसकी ज़िंदगी बच गई। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पास ही दी गई बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर ज़रूर सेट कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियोज़ और सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।